हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा वीडियो जो करंट अफेयर का हमारा जून का है, ठीक है। और ये जो जून 2020 का से मई 2021 का करंट अफेयर की पूरी सीरीज हमारी चलने वाली है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में आकलन के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या में 2015 से 2020 की गणना के बीच वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हमारा दो जनगणना वर्षों यानी 2015 से 2020 के बीच गुजरात में गिर क्षेत्र में के वनों में एशियाई शेरों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। और सेकेंड है कि एशियाई शेर केवल गिर क्षेत्र के जंगल को संरक्षित मतलब गिर क्षेत्र के जंगल के संरक्षित क्षेत्रों में मौजूद हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एशियाई शेरों को संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो देखो, इसमें ये तो सूचीबद्ध है ही है, ये इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि केवल गिर क्षेत्र में है, तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। क्योंकि ये पूरे आपको गुजरात में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, अदर हिस्से में भी गिर क्षेत्र के अलावा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये दो जनगणना वर्षों में अभी 2015 से 20 के बीच मतलब ये गुजरात के गुजरात के क्षेत्र के गिरवनों में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि सबसे ज़्यादा देखी गई है। अभी तक इसमें शायद 546 या 446, हाँ 446 तक इसमें वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन। तो इसमें ये देख सकते हैं आप 29% वृद्धि हुई है और 674 शेरों की संख्या में अभी वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो ये मतलब इस वाले क्षेत्र में, और ये 2015 से 2020 का जो ये क्षेत्र है, ये 22,000 वर्ग मीटर से 30,000 वर्ग मीटर किलोमीटर में हुआ है। और ऐसे ही ये जो हमने कहा सौराष्ट्र वाले पूरे क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। और ये रेड लिस्ट की इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इनके आकलन की बात करें तो ये पूरा रहा इनका डाटा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लेना, पीडीएफ में कर दूंगा, ये थोड़ा सा मिस हो गया उधर, ठीक है। तो उसको कर दूंगा पूरा, कब कब डाटा ये कराया गया है और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। तो 1990 में पहला ये कराया गया था इनका, ठीक है। तो 284 शेयर थे और अब हो गए हैं 664, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि रेत खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रेत खनन के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट वाला है कि रेत खनन 2020 के लिए प्रवर्तन निगरानी दिशा निर्देश ऑनलाइन बिक्री और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए रेत और अन्य नदियों से प्राप्त होने वाली सामग्री की खरीद के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि खान खनन या विनियमन और प्राधिकरण अधिनियम 1957 राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन और परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने हेतु प्राधिकृत करता है। तो ये दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो ये दिशा निर्देश 2020 में आए हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। और इसके मतलब दिशा निर्देश क्यों आए हैं, तो ये मतलब आपको देखने को मिलेगा जो ये ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके द्वारा 2018 में इसने आदेश दिया था पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में पहली बार अवैध रेत खनन की निगरानी और जांच करने की दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है। तो इनके कौन कौन से दिशा निर्देश हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि सभी खनन क्षेत्रों को विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट को ऑनलाइन और पब्लिक डोमेन में रखा जाए, और ये नदी के तल की स्थिति का बार बार अध्ययन किया जाए, और ड्रोन द्वारा हवाई सर्वेक्षण और जमीनी सर्वेक्षण के माध्यम से खनन की लगातार निगरानी की जाए, और जिला स्तर पर समर्पित कार्यबलों की स्थापना की जाए। तो ये इतने दिशा निर्देश आए हैं, और ये सब आपको देखने को मिलता है 2016 के दिशा निर्देश थे, उसी के अंतर्गत रेगुलेट किए जाते थे, लेकिन अब ये 2020 के जो नए दिशा निर्देश आए हैं इसके माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा। और ये जो आपको खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत ये राज्य सरकारों को मतलब शक्ति देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। सेकेंड है कि मूल्य के लिहाज से भारत में दुग्ध सबसे बड़ा उत्पाद मतलब दुग्ध सबसे बड़ा उत्पाद है, और मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मूल्य के हिसाब से, ठीक है।
और थर्ड है कि भारत में उत्पादित दुग्ध का कुल मूल्य धान एवं गेहूं के कुल मूल्य से अधिक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इनका धान से अधिक मूल्य भी देखने को मिलता है, धान और गेहूं से, और सबसे बड़ा प्रोडक्ट भी है, और दुग्ध उत्पादन का भी सबसे ज़्यादा मतलब उत्पादन होता है, और मूल्य के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, और इसका आप लोग पॉज करके आंसर देने की ज़रूर कोशिश किया करो। ठीक है, तो ये सारे इसके दिए हुए हैं डाटा। ठीक है, और अगर पर कैपिटा की बात की जाए तो 360 ग्राम दूध जो है हमारे इंडिया में मतलब पर 360 ग्राम जो है पर कैपिटा अवेलेबल है, मतलब एक इंसान पे मतलब 360 ग्राम ये एवरेज है। ठीक है, और प्रोडक्शन की बात की जाए तो लगभग 160 मिलियन टन इस बार प्रोडक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये पूरा डाटा है, आप लोग देख सकते हैं। हम इसीलिए इसको क्या करते हैं कि ग्राफ के द्वारा कर देते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि रैपिड डिटेक्शन टेस्ट द्वारा शरीर में निर्मित एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। सेकेंड है कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट को पीसीआर टेस्ट की तुलना में पॉजिटिव या नेगेटिव परीक्षण करने में कम समय लगता है। ठीक है, और ये थर्ड स्टेटमेंट है कि एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव परिणाम में अत्यधिक सटीक मतलब पॉजिटिविटी जो परिणाम आते हैं वो अत्यधिक सटीक होता है, सही, और साथ ही गलत यानी नेगेटिव होने की संभावना भी अधिक होती है। तो दोनों के दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है, ये नहीं टेस्ट है, ये तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका काम ही यही है कि पीसीआर टेस्ट की तुलना में पॉजिटिव या नेगेटिव परीक्षण में कम समय लगाना है। ठीक है, ये 30 सेकेंड में ही इसका मतलब किया जाता है। अगर पीसीआर और पीटीपीसीआर के अंतर्गत अगर इसका पता लगाया जाता था तो वो एंटीबॉडी का पता लगाया जाता था। ठीक है, और इसमें जो है 25 घंटे लगभग मिनिमम समय लगता था। ठीक है, 24 से 25 घंटे। ठीक है, तो ये गलत हो गया, और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो हमारे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही हो गए, तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही जो मैंने बताया यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप लोग देख लेना। और ये जो कोविड-19 के लिए जो वायरस है इसका नाम है सॉर्स को वायरस 2। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी बार देखने को मिला है, इसका दूसरा वर्जन देखने को मिला है। पहला ये 2001 और 2002 में आ चुका था। ठीक है, तो ये सॉर्स सीवियर एक्यूट रिस्पेंसरी सिंड्रोम कोविड-19, ठीक है, कोविड वायरस जो आपको 2 देखने को मिलेगा इसका पूरा टेस्ट। ठीक है, तो पीसीआर से इसमें देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, न्यूनतम 2 से 3 घंटे। ठीक है, और उसमें 30 ही सेकेंड लग रहे हैं जो हमारा रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया कि हाइड्रोफोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि हाइड्रोफोन जल के नीचे ध्वनिक संकेतों का पता लगाता है। सेकेंड है कि हाइड्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत वोल्टेज में परिवर्तित करके आसपास के वातावरण में दाब में होने वाले परिवर्तन का पता लगाता है। और थर्ड है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भारतीय नदियों और झीलों में हाइड्रोफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया, ये गलत है। और फर्स्ट और थर्ड हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि हाइड्रोफोन जल के नीचे ध्वनिक संकेतों का पता लगाता है, और ये आपको अभी देखने को मिला हाइड्रोफोन तरंगों के को विद्युत वोल्टेज में परिवर्तित करके आसपास के वातावरण में दाब में परिवर्तित होने वाले मतलब परिवर्तन को वो कंसीडर करता है। ठीक है, तो हमारे 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, और अगर देखने को मिले तो इसका यूज कहाँ किया गया, तो अभी उड़ीसा में ये देखने को मिला है, चिल्का लेक में, जो ये 146 लुप्त पाए इरावदी डॉल्फिन की बात इसमें की जा रही है, मतलब जिनका डिटेक्शन किया गया है। और ये विश्व में जलीय स्तनपायी की सबसे बड़ी एकल लैगून आबादी वाली आपको ये मछली देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मतलब चिल्का विकास प्राधिकरण ने ये चीज़ मतलब दिखाई है, बताई है, इनका जो हाइड्रोफोन के द्वारा जो
प्रदर्शित की गई चीज़ें हैं उनको पब्लिक किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया कि वन सलाहकार समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वन सलाहकार समिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और सेकेंड है कि यह गैर वन उपयोगों जैसे कि खनन, औद्योगिक परियोजना, टाउनशिप के लिए वन भूमि के परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों पर विचार करता है और सरकार को वन मंजूरी देने संबंधी मुद्दों पर सलाह देती है, और इसकी भूमिका जो है आपको देखने को मिलेगी केवल सलाहकारी है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है जो ये समितियां बनाई जाती हैं ज़्यादातर सलाहकारी ही होती हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो गया और सेकेंड भी सही है, क्योंकि ये वन उपयोग एवं जैसे खनन, औद्योगिक परियोजनाओं, टाउनशिप और वन भूमि में परिवर्तन से संबंधित ये प्रश्नों पर विचार करती है और इसको सलाह देती है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो वन सलाहकार समिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं बनाई गई, ये जो वन अधिनियम 1980 का है। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, तो हमारा सेकेंड और थर्ड सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है इसका। ठीक है, और इसमें ये सलाहकारी है, ये तो मैंने बता ही दिया, 1980 के अंतर्गत ये किया गया है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, और इसका जो भूमिका जो है आपको सलाहकारी देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित 1993 में हस्तांतरित बॉर्डर पीस एंड ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ है। तो ए ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, बी है भारत चीन, और सी है भारत नेपाल, और भारत और भूटान डी ऑप्शन है। तो हमारा ये बी ऑप्शन सही है, जो भारत और चीन है। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये 1993 में एक लीगल एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ना, दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई थी, तो उसी के बारे में तभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये मतलब एक पहला कानूनी समझौता था। ठीक है, तो ये इस सीमा विवाद के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा उत्तर कोरिया के साथ लगती है। तो उत्तर कोरिया के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है। तो फर्स्ट है कि हमारा चीन है, दक्षिण कोरिया, रूस और जापान। तो देखो जापान के साथ ये डायरेक्टली नहीं लगती है, इनडायरेक्टली ये देखने को मिलती है। समुद्री सीमा अगर होती तो मतलब हो जाता, लेकिन स्थलीय सीमा इसमें केवल चाइना, दक्षिण कोरिया और रूस से ही लगती है। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 3 ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, इसको हम मैप में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वही दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे मतलब इसकी लोकेशन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक नज़र देख लेना। और ये पीत सागर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये उत्तर कोरिया के पश्चिम में है और उत्तर कोरियाई खाड़ी तथा पूर्वी भाग में जापान सागर स्थित है। ठीक है, तो ये जापान सागर से सटा हुआ क्षेत्र है, तो इसको आप लोगों को देख लेना है। और ये रही लोकेशन उत्तर कोरिया की। ठीक है, ये यहाँ से ये रसिया, इधर रसिया से ये लगता है। ठीक है, ये इधर क्षेत्र रसिया का है और इधर ये चाइना का है, और नीचे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जापान इधर मतलब थोड़ी दूरी पे है। ठीक है, तो ये साउथ कोरिया आपको मतलब देखने को मिलेगी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, तो ये उत्तर कोरिया की ये रही लोकेशन, आप लोगों को देख लेना है इसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि PM केयर फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस फंड में व्यक्तियों और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त होता है और साथ ही बजटीय सहायता भी प्राप्त है। थर्ड है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि इसकी संसद द्वारा किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं की जा सकती। थर्ड है कि इस फंड की ऑडिटिंग एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, न कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कैग इसकी जो है ऑडिटिंग नहीं करता है, ये उसे स्वतंत्र है। ठीक है, और जो कहा गया है कि ये इसकी निगरानी जो संसद के द्वारा भी नहीं की जा सकती किसी भी प्रकार की, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि इसी पे अभी RTI डाला गया था, जो PM केयर फंड बनाया गया था, ये कोविड-19 महामारी के लिए एक फंड जुटाने के लिए। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये था, तो इस पर कोई भी मतलब ये प्रक्रिया नहीं की गई है। तो उसमें उन्होंने जो उसको कहा कि ये जो PM केयर फंड है ये पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता है, और इसकी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं शेयर कर सकते किसी को। ठीक है, तो ये ऐसा कहा गया था, लेकिन ये फर्स्ट वाला जो हमारा
स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये स्वैच्छिक व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा जो है स्वैच्छिक प्राप्त होता है, बट ये बजटीय प्रावधान इसके लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आधा स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। ठीक है, तो यही उसके बारे में बताया गया है। ये मतलब स्वैच्छिक योगदान होता है, लेकिन इसमें बजटीय प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि इरावदी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की नदियों, झीलों, समुद्र तट के आसपास पाई जाने वाली डॉल्फिन की 6 प्रजातियों में से इरावदी डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है। और सेकेंड है कि इरावदी डॉल्फिन ज़्यादातर लवणीय जल के स्रोतों में पाई जाती है। और थर्ड है कि भारत में इरावदी डॉल्फिन मुख्य रूप से चिल्का झील में पाई जाती है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि इरावदी जो डॉल्फिन है मुख्य रूप से चिल्का झील में पाई जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर लवणीय स्रोतों में भी आपको देखने को मिलती है। तो इसका जो लवणीय क्षेत्र है ये देखने को इसका जो ज़्यादातर मतलब हैं मिलती हैं लवणीय क्षेत्रों में, लेकिन ज़्यादातर नहीं है। तो ये हमारा मतलब अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसमें जो भारत की नदियों, झीलों तथा समुद्र तट के आसपास पाई जाने वाली डॉल्फिन 6 प्रजातियों में से इरावदी डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड हमारा स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है, लेकिन सेकेंड वाला हमारा गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, 1 और 3। तो ये इरावदी डॉल्फिन के बारे में बताया गया है कि इसकी संख्या जो है, इरावदी डॉल्फिन की संख्या सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। जो 6 प्रजातियां हैं इरावदी मतलब डॉल्फिन की। ठीक है, और ये गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन ताजे पानी की प्रजातियां हैं, जो कि सुंदरवन नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। दूसरी डॉल्फिन ये आपको देखने को मिलेगी। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन ज़्यादातर लवणीय स्रोतों में पाई जाती है, और इरावदी मुख्य रूप से चिल्का झील में पाई जाती है। ठीक है, तो इरावदी डॉल्फिन की बात की जा रही है, ये मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन अदर जो डॉल्फिन होती हैं वो मीठे पानी में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो उड़ीसा राज्य आयोजित वार्षिक डॉल्फिन की जो जनगणना की गई है, उसमें जो है डॉल्फिन की संख्या 146 संकटग्रस्त मतलब देखी गई है इरावदी डॉल्फिन की। ये मतलब इंडेंजर कैटेगरी में 146 देखी गई है। ठीक है, तो उसी के बारे में था। तो हमारे ये 100 मतलब 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अनाउंस करना था कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है प्री की जो विजन की है, वो आपको संडे को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसको भी आप लोग इतने दिनों से कह रहे थे, तो मैं उसको संडे में ला रहा हूँ। ठीक है, तो यार लेकिन एक बात है, आप लोग यार लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो यार, अगर पसंद आए तो उसको लाइक करो, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि उसका मतलब जो मेहनत करता हूं तो आप लोग भी देखो, दूसरे को भी दिखाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा यार इतना कर दिया करो, वरना दिक्कत रहती ना, फिर बनाने का मन नहीं करता वीडियो। फिर आप लोग कहते हो कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो थोड़ी सी आपकी भी जिम्मेदारी है, 1-2 ग्रुप हो उसमें शेयर कर दो, थोड़ा सा मतलब रहेगा तो अच्छा लगेगा ना मुझे भी। तो बाकी वीडियो में देता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसका भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे पीडीएफ नहीं मिल रही, फिर भी उसको एक हमारे फ्रेंड हैं, देखो उन्होंने कहा है कि वो हमको देंगे, तो हम संडे में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे से आपको वो देखने को मिलेंगी टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।